हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होती है और राइबोसोम क्या होता है। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज पिछले वाले जो कुछ भी फैक्ट रह गए थे उनको देखेंगे और फिर क्रोमोजोम के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से जानकारी ग्रहण करते हुए वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि ये है एक सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया गोल्जी बॉडी, ये हो गया वैक्यूल्स और ये हो गया सेंट्रोसोम। फिर इसके बाद हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, फिर हो गया प्लास्टिड। देखिए, पौधों में प्लास्टिड पाया जाता था। प्लास्टिड को हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक होता था क्लोरोप्लास्ट, एक होता था ल्यूकोप्लास्ट और एक होता था क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता था उसमें जो है वो पौधों में भोजन का निर्माण करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह कलर का निर्धारण करता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है तो वह भोजन में मतलब जो पौधे होते हैं उनमें एनर्जी पहुंचाता है। और यहाँ पर देखा था हम लोगों ने न्यूक्लियस। तो देखिए, अब हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड भरा रहता है, एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो ये कोशिका होती है तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम हम लोगों ने देखा था साइटो। तो साइटो से क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। और जो इन दोनों के अंदर भरा रहता है, यानी ये हो गया साइटोप्लाज्म, जैसे जो कोशिका के अंदर भरा है तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर कहते थे हम लोग प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब जो जिनके पास प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, तो उनके पास तो विकसित माइटोकॉन्ड्रिया देखिए होती नहीं है, तो वो लोग श्वास कैसे लेंगे। जो भी छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए और वायरस हो गया, तो ये लोग श्वास कैसे लेंगे, चूँकि इनके पास विकसित माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। इनके पास मैंने बताया था कि जैसे ये हो गई इनकी सेल मेम्ब्रेन, इनमें होता है एक न्यूक्लियस और एक होता है राइबोसोम। तो न्यूक्लियस लीड करता है, और ये जो होता है राइबोसोम क्या करता है कि राइबोसोम इनके अंदर एनर्जी का उत्पादन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बनाता है प्रोटीन जिसको कहते हैं हम लोग, और इनके अंदर ये द्रव भरा होता है। तो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती हैं, जो जिनके पास प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो ये लोग श्वसन कहाँ से करेंगे, क्योंकि अब इनके पास विकसित माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। तो ये लोग जो है ये प्रोटोप्लाज्म से श्वास लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। तो ये लोग अपनी श्वास यहीं से लेते हैं, जीव द्रव्य से। इनके पास विकसित माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इसलिए ये श्वास नहीं ले सकते हैं हमारे जैसे। और हम लोगों के पास विकसित माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फेफड़ों से आ जाती है ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से, तो इसलिए हम लोग श्वास ले पाते हैं आसानी से। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं होता है, ये लोग प्रोटोप्लाज्म से श्वास लेते हैं अपनी। अब हम लोग राइबोसोम पढ़ रहे थे, तो देखिए हमने पूरी कोशिका से न्यूक्लियस को बिल्कुल अलग कर लिया, पूरी कोशिका में जूम करके देखा, फिर जहाँ पर थी न्यूक्लियस तो वहाँ हम लोग पहुँच गए। तो देखिए, अब न्यूक्लियस में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा निर्माण कैसे होगा, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगा। जैसे किसी के पास कुछ है तो देखिए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया कोई मेल और यहाँ पर हो गई कोई फीमेल। फिर जब इनका देखिए, तो जैसे जब यहाँ से आया स्पर्म और यहाँ से आया ओवम। अब मान लीजिए यहाँ किसी बेबी को बनना है। अब जैसे मान लीजिए इस मेल के पास सीबी है, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जानते होंगे, और यह एक आनुवंशिकी बीमारी है। तो इसके स्पर्म में जो इसके जो जीन होगी, डीएनए होगा इसका, तो अगर और चूंकि ये इसलिए जेनेटिक बीमारी है जो होता है कलर ब्लाइंडनेस सीबी,
क्योंकि ये हमारे डीएनए में चला जाता है। अब जब हमारे डीएनए में है यानी मेल के डीएनए में है, तो जब इनका जो स्पर्म आएगा तो उसमें भी उसका डीएनए आएगा, तो जो उसका डीएनए है तो फिर इस बेबी में भी फैल जाएगा। इसलिए कहा जाता है इनको आनुवंशिक बीमारी। जैसे कोई मान लीजिए बिल्डर है, तो वह इतना मतलब प्रयास कर दे, अपने अपने जो उसका पैशन है उसको इतना ज़्यादा अपने माइंड में बैठा ले, मतलब इतना एफर्ट लगाए कि उसके डीएनए में या जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम उसका ज़्यादा एक्टिव हो जाए। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 की बजाय 47 हो जाएं, या जो उसका ये बॉडी बिल्डिंग वाला जो क्रोमोसोम है वह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तब उसका बच्चा भी पहलवान हो जाएगा। जैसे कोई कहते हैं ना कि पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं होता है, उसके पास ताकत जो होती है वह कोशिका में तो होती है, लेकिन उसके न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में नहीं होती है। वह इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करे, इतना ज़्यादा अपना एफर्ट लगाए, इतना भयंकर कसरत करे कि उसका जो राइबोसोम है, जो पहलवानी वाला राइबोसोम है, वह बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाए, मतलब वो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाए, तब उसका बच्चा भी पहलवान हो जाएगा। अब जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है लेकिन उसका बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है, तो उसका यही कारण होता है कि मतलब उसकी बुद्धिमानी जो है वो कोशिकाओं तक सीमित रहती है, वह हमारे क्रोमोसोम में नहीं आ पाती है। और अगर वह क्रोमोसोम में आ जाएगी तो फिर उसका बच्चा भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो देखिए अब किया यही जा रहा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, अब उसको मतलब उसको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा कहीं मंद बुद्धि पैदा ना हो जाए, तो वो जो है अपनी जीन, जो उसकी बुद्धिमानी वाली जीन होगी, उसको निकाल के अपने उस जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें डाल देगा, तो उसका बच्चा भी बुद्धिमान पैदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, अब आप लोग देखते होंगे ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई लौकी है, तो अब पहले छोटी होती थी लेकिन अब इतनी बड़ी होने लगी, तो ये सब क्या है, इसमें जीन परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे लौकी लंबी होती है, तो जो भी सब्जी लंबी होती है उसका जो लंबा करने वाला जो जीन होता है उसको निकाल के उसमें लगा दिया जाता है, तो इसलिए वो लंबी हो जाती है। जैसे बैगन होता है और उसमें कद्दू वाला जीन निकाल के अगर बैगन में लगा दिया जाएगा तो वो बहुत चौड़ा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। अब जैसे मान लीजिए इसी तरह व्यक्तियों में भी होने लगा है, तो व्यक्तियों के जैसे किसी में कोई बीमारी है तो उसका वो वाला जीन निकाल दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए मेरे में जानवर के गुण लाना है, जैसे सींग जमवाना है मेरे अंदर, तो उसमें किया क्या जाएगा, जैसे किसी जानवर का जाके जीन निकाल लिया जाएगा जो उसका सींग वाला जीन होगा, और उसको मेरे अंदर डाल दिया जाएगा, तो मेरे सींग जामना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें 100% प्रतिबंध लगा दिया है, इसको करना अपराध की श्रेणी में आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे। देखिए ये न्यूक्लियस, अब हमने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ लिया डिटेल से, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं लगभग इसमें। तो इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा, हमारे हर अंग पेयर के रूप में होते हैं, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 नथुने, 2 आँखें, 2 कान, तो ये मतलब जोड़े के रूप में रहते हैं। तो हम एक जोड़ा क्रोमोसोम ऐसे निकाल लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देखिए क्रोमोसोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम को अगर जूम किया जाए, तो अगर हम क्रोमोसोम को जूम करेंगे तो इसके आगे जब देखेंगे क्रोमोसोम को गौर से जूम कर करके, तो इसमें हो जाएगा डीएनए, और आगे जैसे बढ़ेंगे तो डीएनए हो जाएगा यहाँ पर। और फिर अगर उसको भी बहुत गहराई से देखेंगे डीएनए को, तो इसका और सिंपल और आगे बढ़ जाएगा, तो ये फिर जीन में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे बन जाता है जीन हमारा। फिर अगर जीन में भी देखेंगे कि जीन में क्या क्या होता है, तो जीन में होता है न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये जो सीधी सीधी लाइन है इनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हमारा पूरा राज्य हो गया, और हम फिर राज्य को जूम करके जाएंगे तो हम बांदा ज़िले में आएंगे, फिर बांदा ज़िले को जूम करेंगे तो फिर नारायणी तहसील में आ जाएंगे, फिर नारायणी तहसील को जूम करते करते अपने गांव पहुंच जाएंगे, फिर गांव को जूम करेंगे तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। सेम यही प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे पास रहा न्यूक्लियस,
फिर न्यूक्लियस को हमने जूम किया, हम पहुँचे क्रोमोसोम के पास, लेकिन बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। मिल गया डीएनए। अब डीएनए हमारा जो जेनेटिक कोड होता है वो डीएनए ही लेकर जाता है। मतलब मेरे अंदर जो भी है, तो जो मेरा बच्चा पैदा होगा उसमें जो मेरी सिस्टम, मतलब जो मेरे लक्षण हैं उसमें आएंगे, क्योंकि जो मेरा जीन है तो उसको लेकर जाएगा। तो जेनेटिक कोड हमारा मानवों का होता है हमारे डीएनए में, और जो जानवर मतलब जीव होते हैं छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो बहुत छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनका जीन जेनेटिक कोड होता है आरएनए में। तो अब इसको हमने जूम किया क्रोमोसोम को, तो फिर हम पहुँचे डीएनए के पास, फिर डीएनए को और जूम किया तो फिर हम पहुँचे जीन के पास। अब देखिए जीन में ये न्यूक्लियोटाइड होता है, इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये 1 2 3 4, इस तरह से एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर, अगर न्यूक्लियोटाइड को भी हम लोग जूम करें तो क्या क्या मिलेगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज़ें मिलती हैं। जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड हमने निकाल लिया जूम करने के लिए, अब इसमें ऐसे ऐसे ये 4 भागों में देखिए, 1 2 3 4 ऐसे बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या क्या होता है, तो आप सिंपल सी ट्रिक रखिए, ATGC। ए का मतलब होता है एडनिन, क्या होता है, ए का मतलब होता है एडनिन। टी का मतलब होता है थायमीन। जी का मतलब होता है ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बनता है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज़ें होती हैं, ATGC। ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है थायमीन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन। अब हम अगर आरएनए में देखें तो आरएनए में भी तो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, तो जो आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें केवल एक चीज़ का परिवर्तन होता है, और वो क्या है, इसको, ये जो थायमीन होता है इसको हटा के वहाँ यूरेसिन रख दिया जाता है, इसको यू। अगर ये हो गया, ये वाला न्यूक्लियोटाइड पड़ गया, तो सेम वो फिर डीएनए मतलब आरएनए बन जाएगा। आरएनए में क्या, डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क हुआ, तो जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें होता है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में थायमीन को हटाकर यूरेसिन जोड़ दिया जाता है। आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन किया जाता है। अब 4 विकल्प देगा, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो किसका परिवर्तन किया जाएगा, थायमीन का। थायमीन की जगह क्या रख देंगे हम, तो वहाँ रख देंगे यूरेसिन। ओके, अब देखें, तो अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट पूछेगा कि जीन की खोज की किसने की थी, जीन का मॉडल किसने दिया, तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा आया डीएनए। तो डीएनए को अगर पूछे कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो वो थे कार्ल्सबर्ग। अगर पूछे कि डीएनए का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए देखना और सिद्धांत देना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सिद्धांत का मतलब होता है कि उसका पूरा प्रिंसिपल देना, पूरा बताना कि मतलब इसके कैसे काम होते हैं या कैसे फंक्शन करता है, मतलब डिटेल में जानकारी। तो इसका जो है इसका सिद्धांत दिया था या इसका मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 1000 बार पूछा गया, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था या डीएनए का सिद्धांत किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। अब पूछेगा कि जीन की खोज किसने की थी, जीन की खोज की थी जोहान्सबर्ग ने। किसने की थी, जोहान्सबर्ग ने। अब क्रोमोसोम रह गया, तो क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर ने।
क्रोमोसोम की खोज की थी वार्डे ने। तो इतने आप फैक्ट याद कर लीजिए। देखिए अब ये बीच में तो आते नहीं है कॉन्सेप्ट में, नहीं इनको भी बता देता। तो अब ये फैक्ट है, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, है ना। और जो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहाँ पर भी हम लोग बताएंगे आपको अच्छे से, बस आप पढ़ते भर रहिए। अगर पूछे कि देखिए डीएनए को तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, अब डीएनए को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको डिवाइडों में बांट करके। देखिए जैसे ये हो गया डीएनए, एक चार्ट बना लेते हैं, उसी से सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये हो गया डीएनए। अब मैंने बताया कि डीएनए के अंदर पाई जाती है जीन, डीएनए से जो छोटा फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, जीन। और जीन के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास एक डीएनए में बहुत सारी जीन होती हैं, तो बहुत सारे मतलब बहुत न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। तो डीएनए से हमारा हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर डीएनए को छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में देखा जाए तो एक डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब भैया इससे क्या करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को फिर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व पाया जाता है आयरन। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और एक तरफ हो जाता है फास्फेट, क्या हो जाता है, फास्फेट। एक हो गया फास्फेट। अब देखिए अब हम फास्फेट को चुपचाप रख के रहेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो देखिए जगह नहीं है इसलिए इसको ऊपर लिख ले रहे हैं, लेकिन आप सीक्वेंस से उसी तरह बनाते आएंगे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। एक तरफ था हमारा न्यूक्लियोसाइड और दूसरी तरफ था फास्फेट। अब इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं न्यूक्लियोसाइड को। एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। अब देखिए पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है, दिखाई देता है ना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब इसमें सिंपल सी बात है कि जो डीएनए होगा उसमें डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है, यानी डीऑक्सी शुगर पाया जाता होगा, और जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर पाया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन बेस से कि नाइट्रोजन बेस किस में कौन सा पाया जाता है। तो लिखे कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए ये हो गया नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन बेस को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरेडिमीन। पायरेडिमीन। अब देखिए यहीं से फ़र्क होता है, मैंने जो पढ़ाया था ना ATGC, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, पूछा भी जाएगा तो इसको याद रखेंगे कि ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए प्यूरिन के पास अब क्या क्या रहेगा, तो प्यूरिन के पास होता है AG। क्या होता है AG, यही वाला एजिया, ये वाला। और इसके पास क्या होता है पायरेडिमीन के पास टी और सी। अब AG किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड के द्वारा, और GC
ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया ATGC। ओके, तो अब पूछा जाएगा कि जो प्यूरीन होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है एडेनिन और ये क्या होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन ये न्यूक्लियोटाइड इसके पास होते हैं, और ये थायमीन और साइटोसिन इसके पास होते हैं, पायरिडीन के पास। AG, औरतें कहा करती हैं ना अपने पतिदेव को AG सुनो, OG सुनो, है ना, तो वहाँ से याद रख लेंगे AG। और ये TC का मतलब होता है टिकट कलेक्टर, टिकट जो टिकट काटने वाले होते हैं, TC। तो ये यहाँ से आप ये याद रखिए, और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा सबसे ज़्यादा, तो इसको आप घोल के पी जाइए, इसको बिल्कुल भी कठिन ना समझिए, ये बिल्कुल सिंपल करके मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन बेस से, है ना, और शुगर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि शुगर में आप सभी लोग बता देंगे कि कौन सा शुगर होता है, तो डीऑक्सी होता है उसमें DNA में, और राइबोज होता है RNA में। तो आप इसको याद रखिए। अब हम क्या पढ़ें, हम लोग कुछ अब जो क्रोमोसोम होते हैं, तो किन जीवों में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि किस जीव में कितने होते हैं जो महत्वपूर्ण है, और फिर इसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे यहीं पर। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो बैक्टीरिया में केवल एक क्रोमोसोम होता है। अब सोच लीजिए आप, केवल एक क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में। ओके, अगर पूछे कि मटर में कितने होते हैं, ये हो गया बैक्टीरिया। अगर पूछे मटर, तो मटर में होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। अगर मटर में होते हैं 14। अगर पूछे नींबू, तो नींबू में 18 भी होते हैं और 36 भी होते हैं। अगर छोटा नींबू रहेगा तो 18, बड़ा नींबू रहेगा तो 36। टमाटर में होते हैं 24। इसके पहले लिख लीजिए आप मक्का में होते हैं 20। मक्का में कितने होते हैं? 20। प्याज में होते हैं 16। मेढक में होते हैं 26। मनुष्य यानी हम, मनुष्य में कितने होते हैं? 46। चिंपैंजी बंदर की एक प्रजाति होती है जो हमसे मैच खाती है, बस पूंछ भर नहीं होती है हम लोगों के अंदर, तो चिंपैंजी में होते हैं 48। कितने होते हैं? 48। और क्या बचा? तंबाकू में भी होते हैं 48। आलू में भी होते हैं 48। आलू में होते हैं 48। कट जाएगा वो एडिट करते हैं। 48। और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होते हैं? तो वो होते हैं टेरिडोकाइटिस। किस में होते हैं? टेरिडोकाइटिस। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टेरिडोकाइटिस। इसमें कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 1300 से लेकर 1600 तक। अब भैया कंफर्म क्यों नहीं है? तो टेरिडोकाइटिस की कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो इसमें कंफर्म नहीं होता। 1300 से लेकर 1600 इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब सोच लो कि मान लीजिए कोरोना के पास या बैक्टीरिया के पास केवल एक ही क्रोमोसोम है, अगर साले के पास 46 होता हमारे जैसे, तो क्या से क्या ना कर देता, है ना। तो प्रकृति बहुत समझदार है, ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, उसको कैसे क्या करना है ये सब बैलेंस करके बनाता है, कौन कितना खतरनाक है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी समस्या हो तो आप पूछिए निसंकोच। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।